नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम अजय बेस्ट वन्यू की टीम से। और साथियों, आज कुछ आप लोगों के साथ बात करनी थी, जिससे संबंधित वन्यू की टीम के बारे में बेसिकली। और हम लोग इस समय क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, और साथ में किस प्रकार से लोग मतलब आज भी परेशान हो गए हैं एक तरीके से, कि हम किस प्रकार से चाहे वन्यू की टीम की एक तरीके से किस प्रकार से इस संगठन को नीचा दिखाने का हम प्रयास करें। एक लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो हम इन चीजों से घबराने वाले हैं नहीं। और ये लगातार देखिए, ये कहा भी जाता है कि जब जब बेसिकली कोई आपके प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी तो क्या बोले, इस प्रकार के लोगों को प्रतिद्वंदी भी क्या बोले, हम तो कहते हैं कि सार्थक, जब आप पॉजिटिव वे में आप बेसिकली प्रतिद्वंदी समझे किसी को, वो कहते हैं ना, जेलिसी अच्छी होती है लेकिन अच्छे कामों के लिए। जेलिसी ये करो कि यार, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि भाई फलाने का बेटा देखो कितना अच्छा कर रहा है, फर्स्ट डिवीजन ले आया, इतने मार्क्स ले आया। हम बच्चों को भी तो जेलिसी सिखाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव जेलिसी जिसको हम कहते हैं। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड भाई जी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकी बेश जी, राजा मिश्रा जी, योगेश सकलानी जी, बूनेक्स एल, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, लेकिन आपने जिस हिसाब से नाम रखा हुआ है, तो खैर, ये मैं आप लोगों को बताने का प्रयास क्यों कर रहा हूं बेसिकली, कि क्या ऐसी मजबूरी आ गई है लोगों की आज की डेट में, कि चाहते हैं कि हम इस ग्रुप को, इस संगठन को किसी न किसी प्रकार से मतलब एक तरीके का तोड़ के रखें। अब क्या ये संभव है? आप किसको तोड़ के रखना चाहते हो? संगठन को, सोच को? क्या मतलब हम क्या काम कर रहे हैं? वन यूके टीम इस समय क्या प्रयास कर रही है? ये प्रयास कर रही है, उसका उद्देश्य है कि एक उत्तराखंड, हमारे नाम में ही है एक उत्तराखंड। क्यों रखा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जगह जगह हमने देखा, रीना मैम जय उत्तराखंड, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और साथियों, इस वीडियो को, जहां पे भी आप जुड़े हुए हैं, आप इसको शेयर कीजिए। और आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उम्मीद है कि थोड़े टाइम में दिनेश भाई भी जुड़ेंगे, वो अभी थोड़ा सा व्यस्त है, लेकिन पूरा प्रयास है कि वो भी इस लाइव में जुड़ेंगे। तो मनवर नेगी भाई जय उत्तराखंड। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि इस समय आखिर हम कर क्या रहे हैं, वन यूके टीम क्या करती है एक तरीके से। हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हमारे उत्तराखंड के लोग जो हैं, हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो सशक्त हों। एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे लोग, उत्तराखंड राज्य के लोग हैं, वो सशक्त हों। अब सशक्तिकरण बहुत तरीके से होता है, हम बार बार बताने का भी प्रयास पहले भी किया है और बार बार मैं करता भी रहता हूं कि सशक्तिकरण अलग अलग माध्यमों से होता है। लेकिन कई लोग, और किस प्रताप आलमिया जी जय उत्तराखंड, प्रकाश सिंह जी जय उत्तराखंड, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप ये देखें कि बदलाव किस स्तर पे है। बदलाव, आप कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे, कुछ समय पहले चाहे न्यूज मीडिया है, गांव गांव जगह जगह लोगों ने मतलब एक तरीके से, इस तरीके से मुहिम छेड़ दी थी, उत्तराखंड मांगे भू कानून को लेकर। मुकेश कोहली, अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर किसी राष्ट्रीय पार्टी को समर्थन देता है तो उस पर आपकी सोच। मुकेश कोहली जी, मुकेश कोहली जी कह रहे हैं कि अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी किसी राष्ट्रीय पार्टी को समर्थन देता है तो उस पर आपकी सोच। देखिए, अगर आप संविधान को देखेंगे, चुनाव को अगर आप समझें, तो चुनाव एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें कि आप कोई कोई पार्टी को देख के वोट दे रहा है, कोई किसी अपने स्वार्थ को लेके वोट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। मतलब तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर मैं उत्तराखंड की विधानसभा को एक तरीके से एक नजरिए से देखूं, तो 70 विधानसभाएं यहाँ पे हैं। तो बेसिकली 70 उत्तराखंड की हमने
70 तरीके से अपनी अपनी पूरी जो उत्तराखंड को है वो 70 तरीके से 70 विधानसभाएं बना रखी है, मतलब 70 जगह हमने कैटेगरी कर रखी है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा। सपोज मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, जिस वो चाहे वो निर्दलीय रहे, चाहे वो किसी ए पार्टी का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, जिस मर्जी का बंदा, एक हमने जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता चुन रही है। क्षेत्र की जनता किसी भी जनप्रतिनिधि को आगे विधानसभा में पहुंचाती है। उसका मकसद ये है कि आप ये चाहते हैं कि जो आपकी विधानसभा है उसका कोई प्रतिनिधित्व करे, और प्रतिनिधित्व अब आप काबिल व्यक्ति चुन रहे हैं, कैसा व्यक्ति चुन रहे हैं, ये जिन लोगों ने चुना हुआ है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% वोट एक बंदे को जाती हैं तो सारे लोग एक व्यक्ति को, वो अच्छा हो बुरा हो जो भी है, मतलब वो उसका अपना है, लेकिन 100% वोट तो किसी को भी नहीं पड़ते। लेकिन जितने भी प्रतिशत वोट पड़ते हैं, ज्यादा प्रतिशत, बेसिकली ज्यादा जनता ये चाहती है कि हम इसको विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजें। अब उसमें बात यह आता है कि जिन लोगों ने भी उस व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, अब वो जाके किसी पार्टी का समर्थन कर देता है, किसी भी पार्टी का XYZ, लेकिन वहां पे समर्थन की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला सवाल यह आता है कि आखिर समर्थन की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो समर्थन हो सकता है कि जिस भी पार्टी को उसने देना चाहा वो पार्टी वहां पे, क्योंकि सरकार बिना समर्थन के, वो 50% से ऊपर जब तक आपके पास विधायक नहीं होते, ये समर्थन नहीं होता, तब तक आप सरकार नहीं बना सकते। ये संविधान के हिसाब से है, और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें ये चीज बताई जाती है। अब मान लीजिए कि मेरे पास, एक के पास 34 सीट है, एक के पास 32 सीट है, और 66 हो गए, और 4 सीट निर्दलीय जीत गए, मान लीजिए। अब 32 वाला भी बना सकता है और 34 वाला भी बना सकता है, लेकिन जब तक निर्दलीय लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक दोनों नहीं बना सकते। और अगर वो समर्थन नहीं करते हैं तो उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, तो उत्तराखंड में दोबारा चुनाव होने निश्चित है। तो क्या, सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्या हम उत्तराखंड राज्य जो कि पहले ही ऑलरेडी मतलब 67,000 करोड़ के ऊपर कर्जे में डूबा है, और हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं कि जब एक चुनाव होता है, चाहे राज्य में हो चाहे पूरे देश में हो, एक चुनाव का बर्डन, और ये कोई आपके व्यक्तिगत जेब से नहीं जा रहा, तो इसलिए हमें, आपके सीधे जेब से नहीं जाता तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली लोगों की जेब से पैसा जाता है और उस पैसे से ये चुनाव हो रहा है। तो जो चुनाव का खर्चा है वो बहुत ज्यादा होता है। आप ये मान लीजिए कि अगर एक पार्टी के एक प्रत्याशी अगर अपने स्तर पे भी खर्चा कर रहा है, जो आज की डेट में इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख रुपए एक विधानसभा को अलाउड कर रखा है कि 40 लाख रुपए बेसिकली आप खर्चा कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक व्यक्ति ने अगर खर्चा कर रखा है, तो आप मान लीजिए कि 70 व्यक्तियों का 40 लाख के हिसाब से भी मान रहे हैं, जो कि होता नहीं है। कहते हैं कि करीब करीब 10 गुना खर्चा किया जाता है अगर आपको एक विधानसभा पे ढंग से खर्चा करना है, तो जो डिसाइड कर रखा है। खैर, तो 4 करोड़ है, लेकिन मैं तो 40 लाख ही मान रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो इलेक्शन कमीशन ने बोल रखा है। तो 40 इंटू 70 आप लगा लीजिए कि इतने लाख रुपए का तो एक तरीके से प्रचार, वो कुछ नहीं, वो एक महीने में केवल ये दिखाने की होड़ में कि मैं बेहतर हूं, या फिर अपने नाम को, या फिर अपने चुनाव चिन्ह को, या लोगों तक पहुंचने के लिए, वो एक तरीके का ये देखिए, ये हम सुझाव अभी दे सकते हैं यहाँ पे। बून एक्सेल भाई जी कह रहे हैं कि अगर आधार कार्ड से वोट देने की फैसिलिटी दे तो सब एक्सपेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बात वोट देने का एक्सपेंस नहीं है। अभी तो हमने वो एक्सपेंस काउंट ही नहीं किया कि लोग यहां से जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, मैं अगर गांव जाऊंगा तो मुझे कम से कम, मतलब कन्वेंस वगैरह जो भी मैं लगा रहा हूं उसमें मुझे खर्चा लगाना पड़ेगा, वो कन्वेंस तो मैं जोड़ ही नहीं रहा। अभी तो हम केवल वो जोड़ रहे हैं कि जो विधानसभा स्तर पे जितने भी प्रत्याशी हैं वो खर्च कर रहे हैं, तो इतना खर्चा होता है। और प्लस इलेक्शन कमीशन का जो विभाग है, बेसिकली इस निर्वाचन आयोग का, कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, कहां कहां से मतलब सिक्योरिटी के लिए बुलाने पड़ते हैं, खर्चा है, रहना, और जितना टाइम लगेगा। हमारे यहाँ पे तो खैर एक दिन में चुनाव हो जाएंगे, और लेकिन फिर भी जो अन्य राज्य, तो यहाँ पे यह आता है कि बात आ रही थी कि निर्दलीय अगर किसी पार्टी का समर्थन कर देता है, तो मुझे लगता है कि समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जितनी भी, अब चाहे वो XYZ, जितने भी आपके पास विधानसभा में कोई अगर प्रत्याशी पहुंचे हैं, किसी भी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि सरकार तो बनानी है और बिना सरकार के काम नहीं चलेगा।
ये हम मानते हैं। तो वहां पे एक चीज कंडीशनल सपोर्ट क्या होता है कि आपने अपने क्षेत्र को लेके, क्योंकि आपको आपके क्षेत्र ने प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, तो आप अपने क्षेत्र को लेके, उनकी समस्याओं को लेके, जिस प्रकार के कंडीशंस के ऊपर अगर आप किसी का समर्थन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए इतना खर्चा बचाने के लिए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये पार्टियां तो बेकार हैं, ये इनके बस का है नहीं, या फिर आपके कंडीशन नहीं मानती है, तो फिर तो है ही, मतलब फिर तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और फिर दोबारा चुनाव होंगे। तो बात यहां पे केवल इतनी नहीं आती है, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं और वन विकेट की टीम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र पांडे जी, आज जो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, कि आज मैं ये बता रहा था कि वन विकेट टीम, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग अपने उत्तराखंड के लोगों को, हमारा उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों को सशक्त करना, सशक्तिकरण अलग अलग स्तर पे। आज अगर संगठन के साथ कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो कम से कम अगर उसने गलत काम नहीं कर रखा तो निडर होके कहीं पे भी खड़ा हो सकता है, ये गारंटी है, ये गारंटी है। और अगर ये आत्मविश्वास उस व्यक्ति के अंदर नहीं आया है, तो संगठन को अच्छे से नहीं समझ पाया है। और अगर आत्मविश्वास जगाने के लिए अगर कोई कोई संगठन अगर काम कर रहा है, कोई भी संगठन, मैं केवल वन विकेट टीम की बात नहीं कर रहा, तो वो संगठन गलत कहां है। और आज न जाने, मतलब जैसे अगर आप देखिए कि वन विकेट टीम ने जब से शुरुआत करी है और आज जिस स्तर पे लोग उनके कार्यों को सराह रहे हैं, टीम के कार्यों को सराह रहे हैं, फिर टीम के बारे में जानते हैं, टीम का समर्थन कर रहे हैं, तो न जाने कुछ लोगों के, मैं ये कहूं कि जो भी है, पेट में दर्द होने लग गया, पता नहीं किस प्रकार से दर्द होने लग गया, या किस मानसिकता से वो गुजरते हैं। जेलेसी अच्छी है, लेकिन जेलेसी का मतलब ये थोड़ी है, हम बच्चे को, मैं फिर से कह रहा हूं कि हम बच्चों को भी तो बोलते हैं। भाई जी, मेरे क्वेश्चन पर भी कुछ विचार बताएं जी। शैलेंद्र भट्ट जी, मुझे अगर आपका सवाल, यहाँ पे ना बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैं देख नहीं पाता, तो मैं मुकेश कोहली भाई को पूछते, उन्होंने क्या काम किए एमएलए रहते हुए। मुकेश कोहली जी, तो शायद मुझे मुझे ये तो हमारे मित्र हैं, तो मैं कह नहीं सकता शैलेंद्र भाई जी कि मुकेश कोहली जी, क्या अगर आप किसी विधानसभा स्तर पे चुने गए हैं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। और अगर आप कभी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो बहुत बहुत मतलब हमें बड़ा गर्व फील हुआ, हर्ष का विषय है। लेकिन आप ये बताएं कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आप अगर जब भी आप रहे बेसिकली प्रतिनिधित्व, तो फिर आपने क्या किया, तो ये उनका सवाल है शैलेंद्र भाई जी का। शैलेंद्र भाई, सॉरी, भट्ट जी का। अजय जी, वन यूके में मैं भी, अभी कुछ लोग हैं जो इस ग्रुप को बढ़ा नहीं होने दे रहे हैं। बिष्ट जी बोल रहे हैं कि देखिए, आपको मैं कह रहा हूं कि विश्व में ह्यूमन कहीं भी चले जाइए, बात केवल वन यूके, उत्तराखंड, अन्य राज्य, महानगर, कहीं का भी आप ले लीजिए, अल्टीमेटली कोई भी संगठन भला, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो जैसा मर्जी हो, वो बनता है लोगों से। उसमें जो लोग होते हैं, उनकी जो विचारधारा होती है, उससे संगठन बनता है। अब संगठन के अंदर, जी बिल्कुल नहीं, मैं वन यूके का जी, शुक्रिया शुक्रिया मुकेश भाई। भट्ट जी, आपको शायद जवाब मिल गया होगा। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि लोग होते हैं किसी भी सिस्टम में, चाहे हम विभाग की बात कर लें, चाहे हम सरकार की बात कर लें, चाहे किसी भी सरकार की बात कर लें, अल्टीमेटली लोग होते हैं। एक प्रोसेस होता है, जैसे हम कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ, उदाहरण के लिए मेरा वोटर आईडी नहीं बन रहा है, उदाहरण के लिए, सबसे पहले मुझे वोटर आईडी बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, यह पता होनी चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, यह पता होनी चाहिए वोटर आईडी बनने के लिए। अगर आपको नहीं पता, तो पहले जानकारी जुटाना बहुत आवश्यक है। तो जानकारी आपके पास आ गई, पहली बार आपके पास जानकारी आ गई कि वोटर आईडी अगर आपको बनाना है, तो उसके लिए इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इन डॉक्यूमेंट को, और ये इस फॉर्म को भर के, इन डॉक्यूमेंट के साथ मुझे फलाने विभाग में या फलानी जगह जाके मुझे सबमिट कराना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। पहले तो आपको जानकारी जुटाना अति आवश्यक है, कहां पे मेरा सही प्रोसेस क्या है, सही प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है।
सिस्टम को। जी जी रामदत्त भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, हम तो इंसान है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन बात ऐसी है, बात ये मैं बार बार कह रहा हूं कि अच्छा, पहले मैं ये इस चीज को, पहले हमें प्रोसेस समझना पड़ता है, और जब हम प्रोसेस समझ लेते हैं तो उसके बाद स्टेप्स आते हैं कि इस प्रोसेस, इतने स्टेप्स में मेरा ये काम होना है। तो इतने स्टेप्स को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं पहली बार मैंने पहले फॉर्म भरा, अपने डॉक्यूमेंट्स देखे, और हो सकता है कि जिन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। तो अगर नहीं है तो पहले वो बना लीजिए। और अगर बात यहीं पे आ जाती है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मान लीजिए कि एक इनकम सर्टिफिकेट देना था, और आपकी इनकम मान लीजिए कि उसमें मानक है कि 5,000 के नीचे अगर आपकी इनकम है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि 5,000 का सर्टिफिकेट, मुझे पता है मेरी इनकम 5,000 के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैंने वो 5,000 का सर्टिफिकेट बनाने के लिए जब मैं बाहर गया तो वहीं से उस सिस्टम को मैंने छेड़ना शुरू कर दिया। उस सिस्टम को छेड़ने के लिए मैं गया, मैंने सर्टिफिकेट के लिए बोला, जिस भी व्यक्ति ने मेरा इनकम सर्टिफिकेट बनाना था उसको मैंने कुछ पैसे दिए कि भाई साहब ये है, और मेरा होने के लिए तो मैं इससे ज्यादा कमाता हूं, लेकिन इतने का आप इनकम सर्टिफिकेट बना लीजिए। अब वो कोई अधिकारी था, कोई भी था, लालच यहीं से शुरू हो जाता है, और वो बैठा ही वहां पे इसलिए है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम केवल यहीं पे नहीं है, वहां पे भी है। अगर वो व्यक्ति बोल दे नहीं भैया, हम तो तुम्हारा पूरा प्रूफ देखेंगे और तभी जाके आपको इनकम सर्टिफिकेट देंगे, अदरवाइज नहीं। तो एक तो स्टॉप यहीं पे आ जाता है, एक ब्रेक तो यहीं पे आ जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति वहां पे ईमानदार नहीं है तो आप डेफिनेटली वहां पे पहुंचेंगे और वो पैसे लेके और आपका इनकम सर्टिफिकेट बना देगा। इसके बाद जब वो इनकम सर्टिफिकेट बन गई, आपने प्रूफ तो कर लिया डॉक्यूमेंट में, जैसे हम बोलते हैं ना कि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है, सारे केवल पेपरों में काम होता है। तो इसीलिए वो पेपरों में ही काम होता है, क्योंकि पेपरों के आधार पे प्रूफ किया जाता है कि हाँ ये काम हो रखा है या नहीं हो रखा है, वहां पे जाके कोई नहीं देख रहा है। ऐसे ही जब मैंने अपना इनकम सर्टिफिकेट दिया था, वो ये नहीं चेक करने कोई आया कि इसकी इनकम इतनी है या नहीं है, उसने केवल वो सर्टिफिकेट चेक किया, और मैंने भी उस सर्टिफिकेट को उसी आधार पे अपना बना के दे दिया। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाती है। तो बेसिकली सिस्टम, जितना भी बड़ा सिस्टम, अब वो कहने के लिए कह दीजिए कि भैया यहां पे मैं ये पैसा खा रहा हूं, इसके बाद मुझे ऊपर देना है और फिर अन्य अधिकारियों को देना है, उसके बाद आगे देना है, कहने के लिए बड़ा आसान है कि हमें ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर ऊपर तक आपको पैसा देना पड़ता है तो ऐसा क्या काम है अगर इन मानकों की जरूरत ही नहीं है? ये मानक कोई भी, मतलब केवल एक पेपर सर्टिफिकेट बना लो और मानक हो गया आपका। ये मानक किसी कारण के लिए तो बनाए होंगे। जिसने भी ये सिस्टम बनाया कि आपको मिनिमम इनकम सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए, अब वो लड़ाई अलग है कि भैया 5,000 मिनिमम होनी चाहिए या 10,000 मिनिमम होनी चाहिए, वो लड़ाई अलग है। लेकिन आज की डेट में अगर 5,000 कर रखा है और आपने फिर भी अपना कार्ड, मतलब फिर भी आपने उसके आगे अपना प्रोसेस करवा रखा है, तो आपने सिस्टम को यहीं से, आप वो व्यक्ति हैं जिसने उस सिस्टम को तोड़ने के लिए प्रयास किए हैं। जो सिस्टम एक बना हुआ था, फुल प्रूफ तो कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली आज भी अगर कंप्यूटर, कहते हैं ना कि कंप्यूटराइज है सारी चीजें, लेकिन वो कंप्यूटराइज भी तो तभी है, उसको चलाने वाला भी तो व्यक्ति है। और जब जो उस व्यक्ति, जो वो कंप्यूटर चला रहा है, अगर उसकी नीयत सही नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, तो सिस्टम क्या कर लेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा सिस्टम, कहीं पे भी कोई सिस्टम आप देख लीजिए, हर जगह लोग मौजूद हैं, और जब तक लोग सही नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं, अब वो चाहे विधायक हो, चाहे विधायक के कार्यकर्ता हो, या फिर किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, या फिर विभाग में लोग हों, या फिर जिन लोगों के लिए वो सर्विस दी जा रही है वो लोग गलत हों, कहीं ना कहीं अगर एक भी व्यक्ति गलत निकल जाता है तो सिस्टम वहीं पे फेल हो जाता है। तो बेसिकली जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम के साथ साथ लोगों का सही होना भी आवश्यक है। केवल ये नहीं है, अब नियम तो बने हुए हैं, नियम तो इतने बने हुए हैं कि अगर किसी ने गलती करी तो ये सजा हो जाएगी, और होती भी है, लेकिन सब तो नहीं पकड़ में आते। वो जब किसी के ऊपर डंडा चल रहा होता है, जैसे आजकल आपने देखा होगा अल्मोड़ा के एक अल्मोड़ा जिले से संबंधित एक, बेसिकली किसी ने कंप्लेन वगैरह करी और आज डीएम को
बेसिकली न्यायालय ने डीएम को, ग्राम विकास अधिकारी को, ग्राम प्रधान को, सबको जवाब देने के लिए बोला हुआ है। अब किसी ने तो करी है और वो कहीं ना कहीं अनियमितताएं आई हैं और वो आती ही रहेंगी, उस समय वैलिडेट नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कि भैया है, वो प्रूफ लेके आया तो ठीक ही होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति ने गलत कर रखा था। तो बात अब यहां पे आ रही थी, ये तो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं कि जब तक सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति अगर फ्लॉ लेके बैठा है, अगर कोई भी मतलब एक भी व्यक्ति अगर ऐसा निकल गया कि जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा, तो वहीं दिक्कत आ जाती है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, बाकी सब ईमानदार हैं, एक व्यक्ति खराब है तो भी गलत है, तो भी दिक्कत ही होती है। अब बात आती है कि आज की डेट में वन यू की टीम क्या कर रही है और क्यों आखिर लोग ऐसे ऐसे पागल क्यों हो गए हैं, या फिर इस तरीके से क्यों हो गए हैं, क्यों चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से इस टीम, इस संगठन को आगे बढ़ने से रोके। संगठन आगे नहीं बढ़ता, बढ़ते लोग हैं, वो सोच बढ़ रही होती है। और क्या क्या ये संभव है कि हम किसी की विचारधारा, मैं फिर से कह रहा हूं कि वन यू के टीम, वन यू के संगठन केवल एक व्यक्ति विशेष या फिर कुछ व्यक्तियों का सीन नहीं है, या फिर कुछ लोगों का सीन नहीं है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो कि आज यहां पे पनप रही है, कल दूसरे के साथ भी पनपेगी, तीसरे के साथ भी पनपेगी, चौथे के साथ भी पनपेगी। फिर उस समय आप क्या करोगे? तो अगर जो लोग ये सोच के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि संगठन है, कुछ लोग टूट जाएंगे, तो शायद ये ढह जाएगा। अब उन लोगों को इस संगठन को तोड़ने के लिए अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, अलग से अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है कुछ भी काम करने के लिए। तो वो अपनी एनर्जी अच्छे चीजों में नहीं लगा सकते, वो अपनी एनर्जी ऐसी नहीं लगा सकते कि ठीक है, हम वन यू के टीम की संगठन की तरह एक दूसरा संगठन बनाएंगे और चाहे फिर और इसको इस तरीके से आगे लेके जाएंगे और फिर पॉजिटिव हेल्दी हेल्दी कंपटीशन करेंगे कि हाँ, वन यू की टीम अगर 4 काम कर रही है तो हम 5 काम करके दिखाएंगे। ऐसी सोच नहीं आती। और जिस दिन ये जेलेसी हम कह रहे हैं ना कि बच्चों के अंदर भी तो हम जेलेसी डालते हैं, वो देख वो बेटा देख कितना अच्छा काम कर रहा है, वो देख वो कितने अच्छे से यहां पे लगा हुआ है, ये भी तो हम बोलते हैं। जी, कोशिश कोशिश एसएस लटवाल जी कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे लाइव में इस चीज को देख रहा है, वो सब इस सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। लेकिन मैं हमारा प्रयास एक ये है कि जो भी हम यहाँ पे जो भी हम प्रयास कर रहे हैं बेसिकली, वो लोगों तक पहुंचे। और वो जो विचारधारा मैं फिर से कह रहा हूं कि वन यू की टीम आज की डेट में क्या कर रहा है। वन यू की टीम, शेखर भाई, बात ये बहुत मिल रहा है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति नहीं है कि जो मैं नाम लेके बोलूं कि फलाना व्यक्ति तोड़ रहा है, ढिमकाना व्यक्ति तोड़ रहा है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर तोड़ने के मतलब वन यू के टीम को बदनाम करने के लिए या तोड़ने के लिए किस प्रकार की सोच आ रही है। तो वो सोचते क्या है, अब कुछ मिला नहीं, कोशिश कर लिया, कई लोगों ने बहुत कोशिश करी कि भैया वन यू के टीम को तो चर्च से फंडिंग हो रही है, कोई बोलता है वन यू के टीम को तो बेसिकली मस्जिदों से फंडिंग हो रही है, कोई कुछ और कोई कुछ, अपना अपना हिसाब किताब, फंडिंग हो रही है। अब उनको क्या पता कि एक बार वन यू के टीम के साथ सिस्टम में जुड़ो और फिर देखो कि कहां से फंडिंग होती है। जब आपको खुद अपना इन्वेस्टमेंट करके देना पड़ेगा ना, फिर पता चलेगा कहां से फंडिंग हो रही है और कहां से पैसा आ रहा है, फिर पता चलेगा। वो वही होता है ना, जब तक दूर से बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया कि हाँ इनको तो फंडिंग हो रही है और इनको तो पता नहीं किसी ने ये कर रखा है, पीछे से फंड आ रहा है। अरे कहां से पीछे से भाई? और अगर पीछे से कोई इस तरीके का फंडिंग कर रहा है तो हमारे अधिकारी लोग, और जो हम विश्वास करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट या फिर जो मोदी जी की सरकार है, वो इस तरीके के, चाहे वो भ्रष्ट लोग हों, चाहे भ्रष्ट संस्थाएं हों, इस तरीके के संस्थाओं को अगर लगाम नहीं लगा सकते तो फिर हमारा विश्वास कहां है?
फिर हमारा विश्वास कहां है? अगर वन यूके टीम को इस तरीके से कोई फंडिंग कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, तो क्या उस सिस्टम में बैठे लोग वो होने कैसे दे रहे हैं ऐसा काम? क्या उनके उनके ऊपर उंगली नहीं उठती? अगर आज की डेट में हम कहते हैं ना कि विदेशी फंडिंग, ये फलाना फंडिंग, एक दूसरे के ऊपर हम आराम से आरोप लगा देते हैं, तो जो हमारी संस्थाएं हैं, क्या क्या इस काम को रोकने के लिए हमारे पास कोई एजेंसियां नहीं है? और वो एजेंसी है तो क्या वो अपना काम नहीं कर रही हैं? आप ये कहना चाहते हो कि मोदी सरकार के टाइम पे कई ऐसी एजेंसियां जो अपना काम नहीं कर रही हैं, आप ये लांछन लगाना चाहते हो उन पे? जी जी शेखर भाई, यही यही हम कहते हैं। लेकिन क्या कई बार ऐसा होता है कि जब वो होता है ना कि ये कहावत भी है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं, ये कहावत भी है, और ये आप देखेंगे अपने लाइफ में हर जगह आप इस तरीके की चीजें देखेंगे। लेकिन लेकिन होता क्या है, बेसिकली उस चीज को अगर मैं दूसरे नजरिए से देखूं, तो होता क्या है कि हम लोग तो अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं, पूरा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार चुप रहने से लोगों को यह लगता है कि शायद शायद ये लोग जवाब देना नहीं जानते, और जब तक जवाब ना मिले, लेकिन मैं जो भी व्यक्ति इस तरीके की सोच रखता है, या फिर ये ना सोचना, ये गलतफहमी कभी मत पाल लेना कि हम महात्मा गांधी के विचारों को, बेसिकली अहिंसावादी, कि आप मेरे गाल पे थप्पड़ मारो तो मैं दूसरा गाल दे दूंगा, इस विचारधारा के लोग होंगे। ये गलतफहमी कभी मत पाल लेना। हम उस विचारधारा के लोग हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि जवाब कब देना है। हम ये जानते हैं कि हमें जवाब कब देना है, वो जवाब भी मिलेगा। अगर आप फेंकोगे तो आपको उसका जवाब डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कहां पे कब, ये हम जानते हैं। ये गलतफहमी कभी मत पाल लेना कोई भी व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति इस विचारधारा से सोच रहा है कि हम टीम के लोगों को बदनाम कर देंगे तो ये टूट जाएंगे, ये इस तरीके से काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि आपके इन आरोपों से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन हम इस प्रकार के वहां पे बहस करना है, जैसे आज कुछ लोग मेरे साथ बहस कर रहे थे, मैंने कहा भाई जी देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पहली बार मैंने जो समझाना था मैंने समझा दिया है, दूसरी बार जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जवाब ये है, और तीसरी बात ये, मेरे पास इस प्रकार का समय नहीं है कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए अपना टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपना टाइम कहां लगाना है, जिससे जिससे मेरे लोग, मेरे राज्य के लोग, या जिससे मैं व्यक्तिगत भी अगर सशक्त होना चाहूं तो मैं अपने ऊपर टाइम दूंगा। आप जैसे लोगों के साथ में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल क्लोज ब्लॉक। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से काम करता है, कई लोग हमें कहते हैं आप रिस्पॉन्ड करो, मैं कहता हूं उनको इग्नोर करोगे तो ऑटोमेटिक ही आप समझ लीजिए कि आपने रिस्पॉन्स कर दिया। कितने लोग हैं जो कितने कितने लोगों को गाली दे रहे होते हैं। अब वो अगर या तो उनके साथ गाली देने के लिए लग जाए कि भैया मैंने ये काम नहीं किया, ये काम मैंने नहीं करा, और फिर मैं उनको समझाता रहूं और वो ना समझे और मैं उनको समझाता ही रहूं भाई, तो उसमें मैं टाइम वेस्ट कर लूंगा, बकायदा मेरे जो काम थे वो रह जाएंगे। और एक्चुअली इन लोगों का काम ही ये है, ये लोग चाहते हैं, ये लोग ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे साथ बहस में उलझे रहे, और वो अपने काम में तो बिल्कुल हमारा हमारा यही ध्यानी जी हैं। मैंने अपने 12 साल की उम्र से और इस समय तक की जो भी, जैसे भी किसी भी स्कूल टाइम से और आज 52 साल की उम्र में, जिसमें 40 साल हो गए, मुझे अच्छे काम के लिए, अच्छे समाज के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए जितना काम करूं वह कम है। यदि आप सही और सच्चे हो तो आपका अधिकार है, आप कह सकते हो, परंतु उसके लिए संगठित होना पड़ेगा, जैसे आज वन्यू की टीम कर रही है। अभी भी मेरे भाइयों समझने की जरूरत है। बहुत से लोगों का कहना है कि यह सब वैसे ही है, इनको बाहर से फंडिंग होती है, वह टीम के साथ जुड़े, पता चलेगा कहां से फंड आता है। बिल्कुल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी बात कही, इतना इतना ज्यादा बेसिकली अपने बारे में यहाँ पे लिख भी लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग डेफिनेटली, अगर आप जुड़ेंगे, अगर आप दिल से जुड़ना चाहते हैं और आप सच में आपको पीड़ा है अपने क्षेत्र, अपने लोग,
अपने लिए भी अगर पीड़ा है तो आप जुड़िए, संगठन के साथ जुड़िए और देखिए कि किस तरीके से काम करता है। और क्या मैं इसमें हमारे साथ देखिए चलेगा वही जो इस विचारधारा का हो पाएगा। अगर इस विचारधारा से अलग विचारधारा आपकी है तो आप आगे कुछ समय हमारे साथ चलेंगे। जब आपको समझ आ जाएगा, शायद आप अपने फायदे के लिए, व्यक्तिगत के लिए आप जुड़े भी, आपको लगे कि शायद इस तरीके से काम होगा या फिर मुझे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब आगे चल के आपको समझ आ जाएगा कि व्यक्तिगत बेनिफिट यहां कुछ नहीं मिलने वाला, तब शायद आपको लगे कि नहीं, ये तो गलत जगह आ गया मैं। तो मैं आप लोगों को ये फिर से कहना चाहता हूं कि अगर हमें समझना है कि वन यूके टीम क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, किस प्रकार के लोग इसमें काम करते हैं और किस तरीके से इसमें काम करते हैं, तन मन धन सब खुद का ही लगना पड़ता है, किसी और का नहीं लगता। अपना ही लगाना पड़ेगा आपको, चाहे समय हो, चाहे दिमाग हो और चाहे पैसा हो, ये आपको अपना ही लगाना पड़ेगा। इसमें आपको बाहर के लोग नहीं मिलेंगे, इसमें आपको खुद करना पड़ेगा। और जो इस विचारधारा से अगर विचारधारा को समझते हैं और जानते हैं कि हाँ, वन यूके टीम ये मेहनत करेगी और हम भी ये मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप जुड़े। लेकिन मैं ये चीज आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप संगठित हैं, वन यूके टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ही अपने आप ही स्वतः ही आत्मविश्वास जगेगा। वो आत्मविश्वास कोई और नहीं जगा सकता, वो आपको खुद अपने आप ही जगेगा। आपको ये महसूस होगा कि हाँ, मैं एक ऐसे संगठन से जुड़ा हूं जिसके साथ मुझे विश्वास है। और मैं ये आप लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप सही हैं तो आपको ऑटोमेटिक ही अपने हक के लिए लड़ने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। आप जुड़े रहिए, आप अपने हक के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने हक के लिए स्वतः ही काबिल हो जाएंगे अपने हकों के लड़ने के लिए। और यही तो आज हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंडी, हमारा जो भी जनमानस है, जो भी समझता है कि नहीं, बिना किसी और के सहारे के मैं चल नहीं सकता, बिना किसी और सहारे के मैं कुछ काम नहीं कर सकता, उनको यह समझना पड़ेगा कि नहीं, आप एक बार संगठित होकर देखिए, वन यूके टीम के साथ जुड़ के देखिए, आपको महसूस होने लगेगा कि मैं व्यक्तिगत भी बहुत कुछ कर सकता हूं। और ये आत्मविश्वास आपके अंदर जगेगा। और जिस दिन अपने आप को आप कम आंकने लग गए, उस दिन समझ लीजिए कि वो आत्मविश्वास आपका टूट चुका है अपने से ऊपर। और ये आत्मविश्वास जगाना, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और ये अपने आप नहीं आता, ये जब आपके साथ इस तरीके की स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, लोग आते हैं, माहौल आता है, तो डेफिनेटली अपने अंदर लोगों को आत्मविश्वास भी जगता है और उनको लगता है कि हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं अकेले ही बहुत कुछ कर सकता हूं। और यह आत्मविश्वास जगाना बहुत जरूरी है। देव सौटियाल हसमुख, बड़े चलो, फालतू की उलझन में समय को बर्बाद न करें, प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल देव भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही और लगातार आपसे हम सीख रहे होते हैं कि हमारा ये प्रयास है। लेकिन आज जो माहौल बेसिकली हमें बहुत टाइम से मिला हुआ है, देखने को हमें मिला हुआ है, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि ये आखिर क्या हुआ ऐसा, ये आखिर इस तरीके से क्या हुआ है कि लोग जयपाल सिंह नयाल जी, सबसे ऊपर देश और धर्म है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। देखिए सर, अपनी अपनी विचारधारा है, मैं ये कह रहा हूं अपनी अपनी विचारधारा है, सबसे ऊपर देश और धर्म है। डेफिनेटली आप देश किसे मानते हैं? भारतवर्ष को। भारतवर्ष किससे चलता है? संविधान से। संविधान सबसे सर्वोपरि है हमारे देश में, भारतवर्ष में हमारा संविधान सबसे सर्वोपरि है। आप इस चीज को समझते हैं? संविधान पढ़िए, मैं ये कह रहा हूं संविधान पढ़िए, जानिए कि क्या है इसमें, क्यों आखिर 2.5 साल के बाद 2.5 साल लगे इसको बनाने में, संविधान को बनाने में 2.5 साल लगे, और तब जाके ये लेके आए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेके आए। अभी हमारा गणतंत्र दिवस गया है, 26 जनवरी 1950 से ये संविधान हमारा लागू हुआ, और उसके बाद से तभी हम कहते हैं कि मूल निवासी का वर्ष 1950 कीजिए। क्यों? क्योंकि उस दिन से संविधान लागू हुआ, और संविधान और उसके अनुसार जो भी व्यक्ति जहां इस समय रह रहा है वो वहां का मूल निवासी है। हम भी यही कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड आज
और कई लोग कहते हैं पहले तो ये उत्तर प्रदेश में था, आज उत्तराखंड में है, तो पहले तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, आज उत्तराखंड के हैं। तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, हम पहले भी उत्तराखंड के मूल निवासी थे और आज भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। वो बशर्ते बात अलग है कि पहले जो हमारी भूमि थी वो उत्तर प्रदेश में आती थी। तो जब उत्तर प्रदेश में, जिस कल को अगर इसका नाम बदल के, पहले अभी कुछ समय पहले उत्तरांचल था, हम उत्तरांचल के मूल निवासी थे, कल को इसका नाम बदल के कुछ और हो जाएगा तो हम उसके मूल निवासी होंगे। ये तो केवल नाम का फेर है, ये तो केवल नाम का फेर है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि आप जिस जगह के आप 1950 में जिस जगह में आप रहते थे, आप उस जगह के, अब वो जगह किसी राज्य के अंदर आता था या फिर एक ब्लॉक के अंदर आता था। कल को अगर एक ब्लॉक के अंदर आपको कहे, तो अगर कोई मुझे उत्तराखंड में जाके पूछे तो मैं बताऊंगा मैं नैनीडांडा ब्लॉक का हूं। क्यों? क्योंकि आज जिस जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं वो नैनीडांडा के नाम से प्रचलित है, और आज जिस राज्य की मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड नाम से प्रचलित है। लेकिन अगर 2000 से पहले की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन आज तो हम उत्तराखंड के हैं। तो हम आज की बात कर रहे हैं। तो आज 1950 में अगर जिस जिस भूमि के अंतर्गत आप रहते हैं, तो वो 1950 में जो भी व्यक्ति उसके अंतर्गत रहता था, जो कि आज उत्तराखंड है, अब उसमें चाहे हरिद्वार भी है, चाहे उधम सिंह नगर है, हम उसको थोड़ी अलग कह रहे हैं। उसके भी अंतर्गत जो लोग थे वो भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। और मूल निवासियों का उस रिसोर्सेज में जो बेसिकली उत्तराखंड का दायरा है, 13 जिलों का जो दायरा है, उस 13 जिलों के अंतर्गत जितने भी हमारे ब्लॉक्स आते हैं, उन सभी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं वो वहां के मूल निवासी थे, लेकिन जो 1950 से रह रहे थे, हम ये कहना चाहते हैं। और 1950 को ही हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। तो अब दूसरी बात धर्म की, हम धर्म किसे मानते हैं? हम धर्म किसे मानते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। हम किसको धर्म मानते हैं? एक एक मैं एक बाप हूं, मेरे बेटे हैं, और अगर मैं बेटों के साथ जो मेरा मेरा बेसिकली संबंध है, उन संबंधों के अनुसार उनको काम करता हूं या उनको जवाब देता हूं या उनके साथ काम कर रहा हूं, तो वो मेरा, मैंने आज अगर मैं अपने बेटे को स्कूल भेज रहा हूं, वो मैं अपने बाप होने का धर्म अदा कर रहा हूं। मैं अगर अपने बेटे को स्कूल भेजता हूं या अपने बेटे को पढ़ा रहा हूं तो मैं बाप होने का, मैं अगर अपनी बहन की रक्षा कर रहा हूं तो मैं भाई होने का धर्म अदा कर रहा हूं। मैं अगर हस्बैंड, मैं अपनी वाइफ के लिए अगर कुछ काम कर रहा हूं या फिर कुछ काम करना है मेरे को, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, एक बाप होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक बेटे होने के नाते, जो मेरे कर्तव्य हैं वो मेरे धर्म है, वो धर्मानुसार मेरे कर्तव्य बने हुए हैं। और मैं अगर उनका पालन कर रहा हूं तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। अब आप, मैं वही कहना चाहता हूं। और अगर 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 आप इसको मतलब जाति या संप्रदाय को अगर आप धर्म मानते हैं, तो यह सवाल जरूर उठता है कि गीता में जो लिखा हुआ है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ हथियार उठाना धर्म है। तो सामने वाले, अगर महाभारत में देखें तो पांडव कौन थे और कौरव कौन थे? थे तो भाई। अगर हम भाइयों की बात करें, लेकिन वो गलत विचारधारा के साथ खड़े थे, ये सही विचारधारा के साथ खड़े थे। और इन्होंने कहा अगर धर्म की रक्षा के लिए, राजधर्म क्या होता है? जब कृष्ण की बात करी, जब जब रामचंद्र जी ने सीता मैया को छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस समय उन्होंने अपना राजधर्म अपनाया था। और अगर आप देखना चाहते हैं रामायण देखिए, जानिए इसको, क्या वो दूसरे धर्म की थी? क्या उन्होंने दूसरे धर्म पे अत्याचार करना था? धर्म धर्म हम किसको मानते हैं ये मैटर करता है, और ये आपकी विचारधारा हो सकती है। और मैं, अगर मेरे को बोले कि आप किस धर्म से हो, अगर जहां पे रिलीजियन की मैं अगर बात करूं, रिलीजियन अलग हो गया, रिलीजन की अगर मैं बात करूं, मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं। मैं हिंदू धर्म को मानता हूं और इसी को मानता हूं। अब उसमें मैं हिंदू धर्म में क्या चीजें हैं, मैं अगर पहाड़ की बात करूं, गढ़वाल में अगर मेरे कुछ
अलग काम होते हैं, कुमाऊं में अलग होते हैं, जौनसार में अलग होते होंगे, यहाँ पे आ जाओ यहाँ कुछ और होते हैं। तो हम समय के साथ साथ जो चीजें होती हैं उनको एक्सेप्ट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं। जय उत्तराखंड सभी साथियों को मैं पुनः एक बार फिर आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि लगातार लोग वन यू के टीम को बदनाम करने के लिए लगातार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन शोभा मैम, जय उत्तराखंड, और ये आज जो आपने बात रखी उसके ऊपर ही है। तो मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि जब लोगों को लगा कि यार हम इसमें भी, हमने ये बात इनको बदनाम करने के लिए कही, हम इसमें भी नहीं तोड़ पाए, ये भी बोला हमने इनके लोग, आप ये मान लो कि हमारे कई टीम के लोगों को अलग अलग जगह से फोन भी जाते थे, वो बात भी करते थे, उन्होंने बताया भी कि ये लोग ऐसे हैं, इस तरीके से, ऐसा हुआ। जब ये भी पैतरा नहीं चला, ये मतलब अजीब अजीब सा पैतरा। आप करना क्या चाहते हो? संगठन को तोड़ना चाहते हो? किस मकसद के लिए? मतलब अगर हम उत्तराखंडियों को सशक्त करना चाहते हैं तो क्या आप उन उत्तराखंडियों के खिलाफ हो? आप नहीं चाहते कि वो सशक्त हो? जो भी ये काम कर रहा है, जो भी XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और नाम लेने वाला कोई बात भी नहीं है कि फलाने व्यक्ति ने बोला, मैं ऐसे किसी को पॉइंट नहीं करना चाहता और ना कभी करूं। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर इस मानसिकता से ग्रसित है, मतलब ये एक तरीके की बीमारी है, मुझे ऐसा लगता है एक तरीके की बीमारी है, जिसको आपको लगता है कि आपके हिसाब से चीजें चल रही हो। ऐसा नहीं होता। मैं कोशिश कर रहा हूं, सही रिप्लाई इग्नोर। ये हमारे काफी साथियों ने कुछ और सवाल भी करे। मैं माफी चाहता हूं अगर मैं किसी का जवाब नहीं दे पाया यहां पे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि हम अपने संगठन को, अपने राज्य को, अपने लोगों को, समाज को आगे लेके जाएं, सशक्त करें। सशक्तिकरण अलग अलग तरीके से है, पर फिलहाल हम जिस तरीके से करना चाहते हैं, एक तो मैंने कहा आत्मविश्वास, जब आप संगठित होंगे, संगठन के साथ जुड़ेंगे, आपका अपना आत्मविश्वास जगेगा, आप खुद उठेंगे वहां पे, खुद सवाल करने के लिए तैयार होंगे आप। ये होता है संगठन। संगठित रहना बहुत आवश्यक है। और जब आप संगठित का मतलब क्या है? संगठित का मतलब है जब आज की, और ये समस्या इसलिए है कि अकेले व्यक्ति की आवाज नहीं सुनी जा रही। ये समस्या भी इसलिए है कि अगर आपकी आवाज नहीं सुनी तो 4 बंदे आपके साथ होंगे, वो संगठित है। अगर नहीं सुनी, लेकिन हम पहले ये कह रहे हैं, आपको अपने आवाज को उठाने के लिए आपको खड़ा तो होना पड़ेगा, आपको आगे तो आना पड़ेगा। और जब तक आप आगे नहीं आएंगे, जब तक आप स्वयं अपने पैरों पे इस तरीके से खड़े नहीं होंगे कि हां, अपनी समस्या के लिए मैं खड़ा हूं, फिर देखिए आपके साथ संगठन में कितने लोग जुड़े। लेकिन पहल तो आपको करनी पड़ेगी, पहल आपको ही करनी पड़ेगी। इसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है, समझ होनी भी बहुत जरूरी है। समझ किस प्रकार से? अब मैं बात कर रहा हूं कि आखिर लोग आज क्या पैतरा अपना रहे हैं वन यू के टीम को तोड़ने के लिए। तो वही पुराना घिसा पिटा। अब कई लोग हमें बोलते हैं, वन यू के टीम को कहते हैं कि भाई साहब, वन यू के टीम या ये लोग हमेशा गढ़वालियों का पक्ष लेते हैं, कुमाऊनियों का नहीं लेते। कई लोगों ने ये कहा, कई लोगों ने ये बात कही मेरे से भी, हमारी टीम के कुछ साथियों से भी, कि ये लोग तो केवल गढ़वालियों का पक्ष ले रहे हैं, कुमाऊनियों का नहीं लेते। और कुछ लोग हमारी टीम के दूसरे मेंबर्स को या हमें बोलते हैं, भैया इनके साथ मत जाओ, इनके साथ मत जुड़ो, इनको फॉलो मत करो, क्योंकि ये गढ़वालियों का पक्ष लेते हैं, कुमाऊनियों का नहीं। और एक बोलता है ये कुमाऊनियों का लेते हैं, ये गढ़वालियों का नहीं लेते। कुछ हमें कुमाऊनियों का पक्ष लेने के लिए कह रहे हैं कि उनका लेते हैं, और कुछ कहते हैं ये गढ़वालियों का पक्ष ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम सभी का पक्ष लेते हैं, हम उत्तराखंडी का पक्ष लेते हैं, इसीलिए इसका नाम वन यूके है। एक उत्तराखंड अपने आप में ही, हमने कोई गढ़वाली नाम से या कुमाऊनी नाम से नहीं रखा। इसका मतलब यही है कि कुछ को लगता है शायद मेरा साथ देती है, कुछ को लगता है शायद उसका साथ देती है।
वन यू के टीम। और ये इसलिए फील होता है क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ आता कि आखिर किसका साथ दे रही है। लेकिन जिस दिन वो अपनी इस मानसिक बीमारी से दूर हो जाएंगे, जिस दिन ये मानसिक बीमारी उनकी खुद की खत्म हो जाएगी, तब उनको असल में पता चलेगा कि वन यू की टीम वास्तव में उत्तराखंडियों का साथ दे रहे थे। वन यू की टीम किसी कुमाऊनी, किसी गढ़वाली, किसी जौनसारी की बात नहीं कर रहे थे। ये तो एक्चुअल में उत्तराखंडियों का साथ दे रहे थे। हमने ही वो चश्मा गढ़वालियों का और कुमाऊनियों का पहन रखा था, हमें लगा शायद ये इन्हीं का साथ दे रहे। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम उनकी समझ में है। और जिस दिन ये समझ ठीक होगी, वो कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो इसका मतलब यह है, जब मेरे अंदर वो अहंकार था, जब उस व्यक्ति के अंदर वो गढ़वाली कुमाऊनी है, तब तक उसे वन यू की टीम या तो गढ़वालियों का साथ नजर आ रहा है या तो कुमाऊनियों का साथ नजर आ रहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक उनके अंदर ये गढ़वाली कुमाऊनी घुसी हुई थी, तब तक उन्हें वन यू के समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे उनको उत्तराखंडी दिमाग में घुस गया, उसके बाद से उन्हें वन यू के समझ आने लग गया। और तब उनकी सारी ये गढ़वाल और कुमाऊं के समर्थक हैं, इसके समर्थक हैं, उसके सब हट गया। उसके बाद उनको पिक्चर क्लियर होगी कि वन यू के ही तो था जो कि उत्तराखंड के लोगों का सोच रहा था। वन यू के ही तो एक ऐसी टीम थी जो कि न गढ़वाल न कुमाऊं, केवल और केवल उत्तराखंड की बात करते थे। और ये गढ़वाल कुमाऊं का डिफरेंस लाने वाले भी वो लोग हैं जो चाहते नहीं है कि ये लोग संगठित हो और इनको हम किसी तरीके से तोड़ दें। जैसे आज की डेट में वन यू के टीम के पीछे कई लोग लगे हुए हैं केवल इस काम के लिए कि हम एक काम करते हैं, इनको तोड़ देते हैं। और कैसे तोड़े? कुछ और तो तरीका है नहीं, तो कैसे तोड़े हम इनको? क्या करना पड़ेगा? चलो ठीक है, ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बढ़िया है, गढ़वाल और कुमाऊं करना, तो ये टूट जाएंगे। लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये गलत फहमी है उनकी। इसी को तो तोड़ने के लिए वन यू की टीम बनी थी, इसी चीज को डिफरेंस करने के लिए। इन्हीं ये जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं लोग, इसी को मिटाने के लिए, इसी को जागरूकता लाने के लिए कि हम एक है। हम वो लोग हैं, हम ना गढ़वाल करते हैं ना कुमाऊं करते हैं, हम पूरे का पूरा ध्यान रखते हैं और हम केवल और केवल उत्तराखंड की बात करते हैं। और उत्तराखंडी जब नाम भी आता है तो जय उत्तराखंड बोलते हैं, जय उत्तराखंड बोलते हैं। और ये जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, ये पहले अपना देश है और फिर अपना राज्य। ये मैं भी मानता हूं, जिस दिन देश की बात आएगी तो देश के लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि अभी हमें पता है कि लड़ने वाले बहुत हैं। लेकिन जिस दिन देश की बात आएगी, देश के लिए भी लड़ेंगे। लेकिन अभी बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ये बात समझ में आ जाएगी। ये बात तब समझ में आएगी, वो यही बात। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। आज की डेट में लोग कहते हैं कि वन यू की टीम किस पार्टी का समर्थन करेगी, यह भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को क्लियर लगे, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बात कर लीजिएगा यहां पे। पल दो पल शायर, चुनाव के टाइम नजर आते हो, जब लॉकडाउन था तब कहां थे आप लोग? पल दो पल शायर, बेवकूफ उनको बनाना जो बन सके। नाम तो अपना भाई जी ढंग से लिखते हैं, फिर बेवकूफ तो कौन बना रही है, ये सब नजर आ जाता है यहाँ पे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चुनाव के टाइम पे नजर आते हो आप जगे हो। आज किसी व्यक्ति ने मेरे को ये कहा था, तो मैं कह रहा हूं जगे तो आप आज हो। आपकी आंख आज खुली है, इसलिए हम आज नजर आ रहे हैं। हम तो भाई साहब कब से लाइन में लगे हैं, हम तो कब से काम कर रहे हैं, लेकिन आप आज जाके जगे हो, इसलिए आज आपको ये लग रहा है। तो प्रॉब्लम मैं फिर से कह रहा हूं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक आपके पास ये चश्मा पड़ा हुआ है, तब तक कुछ नजर नहीं आने वाला भाई साहब, कुछ नहीं नजर आने वाला। लेकिन जिस दिन बिरजू मयाल जी बोल रहे हैं मुझे जोड़ सकते हो, कहां जोड़ना है भाई जी? इसमें तो ये अभी इसमें शायद जुड़ेंगे, दिनेश भाई जोड़ सकते हैं, तो उनको मैं जोड़ने का, उनको ऑलरेडी जोड़ने के लिए बोला हुआ है, लेकिन शायद कहीं पे बिजी हैं। लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे।
एसपी जुयाल जी बोल रही हो, ये पल दो पल की हितेश गोस्वामी जी, नहीं नहीं भाई साहब, पल दो पल के तो हम नहीं चाहते, लंबे रहें आप। लेकिन देखिए, जिस मानसिकता की हम बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि इस मानसिकता से बाहर आइए कि ये हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, ये वो कर रहा है, तोड़ने का प्रयास ना करें। आपको अगर अच्छा लगता है वो व्यक्ति अच्छा, उस व्यक्ति के काम अच्छे लग रहे हैं, आप उस कामों को कीजिए, व्यक्ति की पूजा ना कीजिए। मैं फिर भी कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी अगर आपको पसंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके कामों को पसंद करते हैं ना, उन्होंने ये काम किया, हम उसको पसंद करते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो मोदी भक्त हैं, डेफिनेटली हो ये, लेकिन आपने मोदी जी के कितने कितने जो उनकी विचारधारा थी, कितने बदल पाए आप बताओ? स्वच्छ भारत अभियान कितना करते हो? चाय पीते हो और आज भी उस चाय की प्याली को वहीं पे फेंक देते हो, तो आप मोदी भक्त हो? खुद सोचो। जिस व्यक्ति ने यह सिखाया कि एक प्रधानमंत्री भी झाड़ू लगा सकता है, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? फॉलो करना केवल उनकी बातों को शेयर करना नहीं हुआ। फॉलो करने का मतलब है जो बात बोल रहे हैं उस बात को हम बिठाते हैं और उस पर काम करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, अगर कोई बात करने की बात करे, अगर कोई मेरे से पूछे, तो मैं आपको जिस दिन मोदी जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपनी सब्सिडी छोड़ सकता है वो सब्सिडी छोड़े। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। और कई आप देखिए कि 1 करोड़ के ऊपर लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी थी, और उसमें से मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं भी एक छोटा सा व्यक्ति था जिसने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ी थी। पहले ही रजिस्ट्रेशन करके किस प्रकार से छोड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि ये सब्सिडी उन लोगों को मिलनी चाहिए जो लोग बेसिकली आज जिनकी जरूरत है। हमने उसके लिए प्रयास किया था और हम उस चीज को मानते हैं, फॉलो करते हैं, काम भी करते हैं। नहीं बिरजू भाई जी, मैं इसमें नहीं जोड़ सकता आपको, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए, और ये मैं साफ साफ आप लोगों को कह रहा हूं। आप यहां पे बात कर लीजिए, जो पूछना है मैं डेफिनेटली जो भी आप पूछेंगे मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। हरिये श्याम जी, जो लोग ये सोचते हैं, ये लोग यही चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोग एकजुट ना हो। अजय भाई, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात मेरे साथ, मैं फिर माफी चाहता हूं अगर बुरा लगे आप लोगों को, बात मेरे साथ की नहीं है, बात है कि हम किस, आज अजय बेस्ट है कल को नहीं है भाई, पल दो पल का साथ है, बात वही आ गई फिर से। कौन कितना जिया किसको पता, लेकिन क्या हमारी विचारधारा, हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे होते हैं। अपने लिए तो हमने जितना, एक तरीके से जितना करना था कर लिया, जितना जी सकते थे, सोच सकते थे, वो सोच लिया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं कि यार हमने जो समस्याएं झेली इनको ना झेलनी पड़े। हम यही तो देख रहे होते हैं, चाहे एज ए पेरेंट्स आप ले लीजिए, चाहे एज ए गार्जियन आप ले लीजिए, कि हमने जो समस्या झूली इनके पास वो समस्या ना आए। और समस्या ये थोड़ी कि उनके समस्याएं खत्म हो जाएंगी, नहीं, उनके पास अलग लेवल की समस्या आएंगी। समस्या तो आती रहेंगी, जब तक समस्या है तब तक हमारा जीवन है, उसके बाद जीवन भी खत्म। प्रकाश कवड़ाल जी बोल रहे हैं, वन्यू की टीम अच्छे मुद्दे उठाती रहती है, आंदोलन में उपजी मरचुला विक्या सैंड रोड आज 7 साल बाद भी अदर में है, उसका मुद्दा भी उठाने का कष्ट करे, क्योंकि नेता लोग व सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं दिखाई देते। प्रकाश कनवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये चीज कही। वन्यू की टीम उत्तराखंड के अच्छे, देखिए मैं ये सब लोगों को कहना चाहता हूं, जैसे कनवाल जी ने कहा, हर व्यक्ति ये सोचता है, क्योंकि मुझे इस जो आपने रोड के बारे में बताया कि मरचुला विक्यासैंड रोड, इस मरचुला से विक्यासैंड, मैं उस लाइन पे मतलब जो जहां से रोड कटती है, बेसिकली मैं भी उसी रोड पे जाता हूं, मरचुला से आप रानीखेत वाली रोड पे निकल जाते हैं, हम ऊपर धुमाकोट वाली लाइन पे आगे चले जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस रोड की समस्या के बारे में जो लोग उस एरिया से हैं, वो लोग उस समस्या को विभागीय स्तर पे उठाने का प्रयास करें। अगर नहीं किसी को दिक्कत है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी जो टीम है वो ब्लॉक स्तर तक है। एक ब्लॉक की जो समस्या है, ब्लॉक के जो जो बेसिकली जिम्मेदारी जिन लोगों ने ले रखी है, वो समस्या को उठाने का प्रयास करेंगे। अगर उनके साथ उस समस्या को उठाने में दिक्कत आती है, तो उसके बाद जिला स्तर के लोग मिलके उस समस्या को उठाएंगे। उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो डेफिनेटली सभी लोग मिलकर उठाएंगे और फिर उस समस्या का समाधान जरूर होगा। समस्या का समाधान, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हर समस्या का समाधान होगा, कुछ
चीजें जरूर होंगी, अदरवाइज समस्या का समाधान होना होता तो हमने 3 मांगे रखी थी, वो भी पूरी हो चुकी होती। 3 मांगे, 2 हमारी मुहिम है, वो पूरी हो चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं उनको उठाने का, विभागीय स्तर तक पहुंचाने का काम हम लोग लगातार अपने अपने स्तर से कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली आप इसके संबंध में हमारी जो टीम है, बेसिकली अल्मोड़ा टीम, मैं उम्मीद करता हूं आप भी जुड़े होंगे, तो आप वहां पे रखिए और डेफिनेटली इसको उठाने का हम जरूर प्रयास करेंगे। और हम भी यही तो कहते हैं कि आप अपने क्षेत्र की समस्या किस प्रकार से उठाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए, और उसको जागरूक करने के लिए हम प्रयास करते हैं कि समस्या किस स्तर पे उठाना है उसको उठाएं। यहां पे बिरजू मयाल जी कुछ कह रहे हैं, मेरा कमेंट पढ़ लो। वन यूके बनाने का कारण क्या है? वन यूके भाई जी आज नहीं, इसके लिए हमने पहले भी कहा था, और उद्देश्य पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं onuk.in, और हम बहुत बार कह चुके हैं कि उद्देश्य क्या रहा है इसका। हम पहले, अगर आप दिनेश भाई की बात करें, दिनेश भाई ने इस मुहिम को, एक तरीके के वन यूके के संगठन को स्टार्ट किया था, वो संयोजक रहे हैं, और उन्होंने ही ये सोचा। हम लोग तो ऑलरेडी अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, आज भी हम बहुत संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन यहां पे जिस तरीके की जिम्मेदारी हम लेके काम कर रहे हैं वो अलग है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल वन की टीम संगठन के साथ हूं, अन्य संगठनों के साथ भी जुड़ा हुआ हूं, लेकिन वहां पे मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे अलग तरीके से निभाते हैं। यहाँ पे जिस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे अलग तरीके से निभाते हैं। आप जैसा रिश्ता समझे, मतलब बाप बेटे का रिश्ता हम अलग तरीके से निभाते हैं, भाई का रिश्ता हम अलग तरीके से निभाते हैं, दोस्त का रिश्ता हम अलग तरीके से निभाते हैं। ऐसे आप मान लीजिए कि हम अलग अलग संगठनों में जिस तरीके से जुड़े हुए, वहां पे मेरी जो जिम्मेदारी है उनको निभाने का प्रयास करते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूं। और वन यूके टीम का एकमात्र मकसद अपने उत्तराखंड और उत्तराखंडी लोगों को सशक्त करना, जानकारी के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से समस्याएं हम उठाने के लिए अलग अलग तरीके से हम कोशिश करते हैं। और शायद बिरजू जी लाइव आपके साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव। हाँ हाँ, शोभा मैम, वो बोला था मैंने, लेकिन मैं अभी लाइव नहीं जोड़ सकता, वैसे भी 1 घंटा हो गया और मैं अब इसको ऑफ करने वाला हूं। मैं जो बात करने वाला था बेसिकली वो बात बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लोग तोड़ने का प्रयास करते थे, फिर ये अलग अलग उसमें लेके आ गए, गढ़वाल में, कुमाऊं में, ये इनका समर्थक करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, और उसमें मैंने अपनी बात रख दी कि जिसको, जो जिस नजरिए से देखता है, जो व्यक्ति जिस जिस मानसिकता का होता है उसे वही नजर आता है, उसके आगे नजर नहीं आ पाता। लेकिन जिस दिन आपको वो आगे का नजर आने लगेगा, आपको फील होने लगेगा, नहीं यार, यही तो संगठन था, यही तो संगठन था जो कि उत्तराखंड की और उत्तराखंडियों की बात करने के लिए मेहनत भी करता था और आगे भी रहता था। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि केवल हम ही हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे संगठन है अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम जिस स्तर की बात कर रहे हैं या जो हम समस्याओं की बात कर रहे हैं उसको उठाने का, उसको अलग अलग तरीके से हम अपने अपने हिसाब से हम दीपक जोशी जी बोल रहे हैं अभी रुको, भागो मत। नहीं नहीं भाई जी, भागने वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है। 9 बजे मेरा कुछ और शेड्यूल भी है बेसिकली काम करने का, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। हम किससे भागेंगे सर जी, हम यहीं बैठे हुए हैं। बाकी दूसरी बात मैं जो करना चाह रहा था कि वन यूके टीम पार्टी, अब वन यूके टीम, कोई अगर आप बीजेपी के समर्थक लेंगे तो उनको लगेगा कि वन यूके टीम कांग्रेस या फिर अन्य दलों, इन दलों का समर्थन कर रहा है, और दलों को लेंगे तो उनको लगता है कि ये बीजेपी का समर्थन कर रही है। तो हमें तो एक व्यक्ति बोलता है इसका समर्थन करते हैं, दूसरा व्यक्ति बोलता है उनका समर्थन करते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं, बात वही आ गई, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। हम तो उत्तराखंड समाज की और उत्तराखंड की समस्याओं की बात करते हैं। बात तब समझ में आएगी जब आप अपनी पार्टी का चश्मा उतार के देखेंगे। ये क्लियर है। दीपक जोशी जी, चुनौती मुझे किस चीज की देनी है भाई जी? किस चीज की चुनौती देना चाहते हैं आप? कोई नहीं, जिस दिन ये स्पष्टीकरण, आप स्पष्टीकरण में ये कह रहा हूं कि बहुत लोग ये सवाल करते हैं हमें, और बहुत लोगों ने इस तरीके से हमें बोला कि आप इनका करते हो, हमारा नहीं करते हो। आप उनका, आप कुमाऊनियों का करते हो, गढ़वालियों का नहीं करते हो। कोई बोलता है आप गढ़वालियों का करते हो, कुमाऊनियों का नहीं करते हो। कईयों को तो ये भी नहीं पता कि हम कहां से बिलोंग करते हैं। तो फिर वो सब बातें ऐसी आ जाती, इसलिए ये मैंने कहा कि ये स्पष्टीकरण, और मुझे किसी भी व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल अपनी टीम को ये बताना चाहता हूं कि संगठित रहिए,
तोड़ने वाले बहुत लगेंगे आपके पीछे। अपनी टीम के लिए संदेश है और उन लोगों के लिए भी है जो इस तरीके की बातें करते हैं, जो इस मानसिकता से गुजरे हुए हैं, जो इस मानसिकता से बीमार हैं, ग्रसित हैं एक तरीके का, जिनको इसके ज्यादा और कुछ समझ ही नहीं आता कि लोगों को तोड़ने का काम हम कैसे करें। अरे आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। और हमने, आप ये देखिए कि वन्यू की टीम ने जब भी कोई सिस्टम बनाने का भी प्रयास किया कि हम ऐसे काम करेंगे, उसको ट्रांसपेरेंट रखने का प्रयास किया हमने कि आप देखिए, आप भी जुड़िए, आप भी समझिए इस चीज को, और इस तरीके से आप काम करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, अच्छा ही तो है। बिल्कुल दीपक जोशी जी, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। हमने नाम ही रखा वन यूके टीम, इसीलिए एक उत्तराखंड, एक उत्तराखंड इसीलिए रखा भाई जी। जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथियों को आगे, सभी साथी आगे से किसी भी प्रकार की, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों तक अगर इस प्रकार की बातें आती हैं तो ये समझ लीजिए कि ये लोग, जो लोग आपके सामने इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये इनका मकसद क्या है? ये मकसद केवल ये है कि यार कोई टीम काम कर रही है, किसी टीम मतलब अपने हिसाब से प्रयास कर रही है, तो इनको किस प्रकार से तोड़े, और तोड़ के इनको क्या बेनिफिट होने लगा ये हमें नहीं पता। ये इनको, ये यही लोग जाने। मतलब कोई, अगर कोई भी संगठित व्यक्ति, अगर संगठित टीम कुछ काम कर रही है अपने उत्तराखंड लोगों के लिए, तो उसके बाद आप आके जबरदस्ती गढ़वाल और कुमाऊं क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत पड़ गई है ऐसे? हमने तो कभी नहीं करा, कहीं पे भी किसी प्रकार से कोई कोशिश भी नहीं करते, लेकिन आप लोग इस तरीके से सोचते, तो इससे बाहर आइए। प्रकाश कबड़ाल कि जब जनता आंदोलन करेगी तब राजनेता लोग काम करेंगे, अगर इनको चुनते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, प्रकाश सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये माहौल बिल्कुल अलग ही गलत बन गया है कि कोई भी काम हो उसके लिए आंदोलन क्यों करना पड़े, यही हम समझाने का भी प्रयास करते हैं। हर काम के लिए आंदोलन क्यों करना पड़े? भाई सिस्टम है, तरीका है, उस तरीके से काम क्यों नहीं होता है? और आपको जैसे आप रोडों की बात बता रहे हैं, तो एक मैं पीडब्ल्यूडी विभाग का अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। हुआ क्या कि मैंने जब विभाग में बात करी कि भाई साहब हमारी ये रोड में, आप ये मान लो कि अभी बरसात हुई और ये हालत हो गई, और वहां को मेंटेन मेंटेन कैसे होती है रोड? तो उन्होंने कहा कि क्या होता है कि जब आपदा आती है या फिर जब बरसात होगी, ज्यादा बारिश होगी, रोड रोड ब्लॉक टूट गए, तो केवल हम जेसीबी, जेसीबी हमारे विभाग के पास कोई जेसीबी नहीं है। जिस विभाग में मैंने बात करी, मैं पीडब्ल्यूडी, पूरे पीडब्ल्यूडी की बात नहीं कर रहा, बेसिकली जो भी हमारा विभागीय कार्यालय था, उसमें जो जो हमारे क्षेत्र का था, उसमें बात करें, उन्होंने कहा हमारे पास कोई जेसीबी नहीं है, हम क्या करते हैं, प्राइवेट हायर करते हैं, उस समय भेजते हैं और फटाफट केवल रोड खुलवा देते हैं। क्योंकि इस तरीके की कोई स्कीम ही नहीं है गवर्नमेंट की कि भैया जब एक एक रोड खुलनी है तो उसके साथ केवल जेसीबी नहीं, उसके साथ लेबर भी चाहिए, तो लेबर का खर्चा नहीं मिलता, इस तरीके की कोई मेंटेनेंस का किसी प्रकार का है नहीं। तो हम केवल और केवल अपने अपनी ओर से काम जेसीबी खोल खोल के आ जाती है, और केवल रोड साफ करने से तो मतलब नहीं है। पानी कहीं पे टूट रहा है, वो रोड में आ रहा है तो उसको ठीक करना पड़ता है, कहीं पे दीवार टूटी है उसको ठीक करना पड़ता है, कहीं पे पत्थर ढंग से रखने पड़ते हैं। तो एक जेसीबी वाला केवल जेसीबी ऑपरेट करे या फिर ये काम करे, तो इसलिए उनके पास ये नहीं होता। वर्तमान में किस राजनीतिक दल में आपको संभावनाएं दिखती हैं? दीपक जोशी जी, भाई जी मैं फिर से कह रहा हूं, बात दल की नहीं है। जिस दिन हम ये समझना, और ऐसा नहीं है कि कोई भी दल गलत है या कोई भी दल सही है। सब जगह आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे। कौन सा ऐसा दल है जो जो एक दल से दूसरे दल में नहीं जा रहा, यहां मौका नहीं मिला दूसरे में नहीं जा रहा, दूसरे में नहीं मिला तीसरे में नहीं जा रहा? वो सब जगह एक ही हाल हो रखा है। हम ये कह रहे हैं आप अच्छे लोगों को चुनिए, और ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग दलों में आए नहीं है। आज तक ऐसे दल नहीं। अब मैं उदाहरण जैसे उत्तराखंड की देख लीजिए ना, हम बीजेपी कांग्रेस कह रहे कि इक्कीस सालों से इन्होंने ही राज करा है, ऐसी तो हिमाचल में भी हुआ है, लेकिन हिमाचल की स्थिति अलग है, यहाँ की स्थिति अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो काम करने वाले लोग थे, बेसिकली जो काम करने वाले लोग थे, वो वो सही थे, वो उस आधार पे सोच रहे थे, वो अपने अपने राज्य के लिए सोच रहे थे, राज्य के लोगों के लिए सोच रहे थे, तब जाके इस तरीके की चीजें आई। तो हमारे उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि आप जिस भी व्यक्ति को, हम देखिए लगातार अभी 9वीं लाइव कल रात हमारी 9 बजे लैंसडाउन विधानसभा की है, जिसमें लैंसडाउन के जो भी प्रत्याशी हैं, और देखिए प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जितनों का पता चल पाया,
मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं सबको ला रहा हूं, लेकिन जितनों का पता मेरे को चल पाया, जो भी पार्टियां हैं बेसिकली निर्दलीय अगर कोई मिल जाता है तो उनको हम इन्वॉल्व करते हैं उस चर्चा में, और क्षेत्र से संबंधित हम सवाल करते हैं। किस प्रकार की चर्चा होती है, आप अगर देखना चाहें तो हमारी पुरानी लाइव आप ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, हफ्ते में 3 दिन हम कर रहे हैं, जिसमें हम एक विधानसभा चुनते हैं। मुझे लोगों में विश्वास है, मैं जिस लोग की बात कर रहा हूं, मैं अपनी विधानसभा में देखूंगा कि मेरे पास सही व्यक्ति कौन सा है, और जो उस तरीके से इस मेरे 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 क्षेत्र को, मेरी विधानसभा को आगे लेके जा सके, मैं उस विधानसभा के प्रत्याशी को चुनूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, और मैं किसको चुन रहा हूं ये बात तो मेरे घर वाले भी नहीं जानते। क्यों? फिर से कह रहा हूं क्यों? क्योंकि मेरी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच हो सकती है। मेरे पास अपना दिमाग दे रखा है, उनके पास अपना दिमाग है। आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। मैं फिर से कहता हूं हर व्यक्ति को, आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि हमें किस तरीके के व्यक्ति को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए देना है। प्रतिनिधित्व अगर हमें समझ आ जाएगी तो शायद बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और रही बात ये लड़ाने की, वो लड़ाने वाले बहुत बैठे। वो हम लोगों ने शायद अंग्रेजों से सबसे बड़ा यही सीखा, डिवाइड एंड रूल का। अब वो कहीं पे भी आप एक गांव में चले जाइए, एक गांव ग्राम प्रधान का चुनाव देख लीजिए। बाकी तो मैं कह रहा हूं कि बहुत हम लोग तो इस स्तर पे हैं भाई जी। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि राजनीतिक व्यक्ति, हम कहते हैं ना कि ये बेकार के हैं, ऐसा नहीं है। ये राजनीतिक व्यक्ति उस स्तर के हैं जब इनकी सोच शुरू होती, हमारी सोच जहां पे खत्म हो जाती है उसके बाद इन लोगों का सोचना शुरू होता है। उसके आगे से सोचते हैं, तब जाके ये राजनीतिक स्तर पे आपके प्रतिनिधि बन के आगे बैठे हुए हैं। आज की डेट में हम वोट अपनी अपनी इच्छा से नहीं दे पा रहे हैं। आज की वोट में हमें वोट एक तरीके से, भाई जी आदमी तो कर्नल साहब भी सही है लेकिन पार्टी गलत चुन ली। अगर आपको अनुप बहुखंडी जी, अगर आपको लगता है कर्नल साहब अच्छे हैं तो कर्नल साहब को जिताइए। अगर आपको लगता है उस विधानसभा में कर्नल साहब से अच्छा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो कर्नल साहब को अच्छा आपको जिताना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, अगर आपको ये लगता है तो आप अपने हिसाब से देखिए। दीपक जोशी जी, राजनीतिक दलों की घोषणा पत्र पर देखिए क्या है कि आज आज हमारे एक साथी हैं शंकर दत्त सती जी, उन्होंने अपनी चीजें बताई कि घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र क्या होती हैं, क्या डिफरेंसेस आता है। घोषणा पत्र, अब इतने दिन आप ये बताओ, अभी तक पार्टियों के या जो जो भी पार्टियां एक पार्टी के तौर पे लड़ रहे थे, उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट रखा ही नहीं है। उन्होंने चीजें अब रख रहे हैं। अब इतनी जल्दी आप पब्लिक के पास अपना चुनाव चिन्ह बताने का बात करेंगे, या फिर आप ये बताएंगे कि भैया मैं ये काम करने जा रहा हूं, और पब्लिक इतनी जल्दी डिसाइड कर लेगी? ये एक्चुअली ये जो घोषणा पत्र है, ये आपको मेरे हिसाब से जनता तक बहुत पहले आ जाना चाहिए, ताकि जनता उस पर विचार कर सके, विचार विमर्श कर सके। ये तो केवल एक तरीके का मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है और कुछ नहीं, मेरे हिसाब से। बाकी हो सकता है आप अलग तरीके से सोचते हो। प्रकाश जी कह रहे हैं कि सल्ट चुनाव पर एग्जिट पोल करें। भाई जी एग्जिट पोल तो करने वाले बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, और जो कर भी रहे होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट उन्होंने दिखाए हैं अभी। अगर उसके राकेश नाथ इस बार मैदान में है यूपी, तो इस बार एग्जिट पोल जनता देखना चाहती है, क्योंकि जनता जानना चाहती है। एग्जिट पोल नहीं भाई जी, अब तो टाइम ही कितना रह गया, रिजल्ट ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन जागरूकता, मैं वही कह रहा हूं कि अभी हमने परसों यही सल्ट विधानसभा का ही हमने किया था। आपने देखा होगा उसमें किस प्रकार से हमारे जो अभी विधायक जी हैं वो तो जुड़ ही नहीं पाए, और कांग्रेस से रंजीत रावत जी जुड़े थे, यूकेडी से राकेश नाथ भाई जुड़े थे, और आम आदमी पार्टी के भी नहीं जुड़ पाए, और फिर निर्दलीय हमारे साथ सुरेंद्र कंडारी जी जुड़े हुए थे। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, जब हमने उनसे सवाल पूछा, जिस तरीके के हमने सवाल पूछे कि किसके पास, अब देखिए फिर से मैं कहना चाहता हूं कि हम सवाल इस तरीके का करते हैं कि हमें पता है कि समस्याएं इतने प्रतिशत समस्याएं, टॉप की समस्याएं ये हैं, और उसी का हमारे पास डिटेल जानकारी नहीं। समस्याएं तो हम बड़े, आप भी बता सकते हैं, मतलब आप प्रत्याशी नहीं है, मैं प्रत्याशी नहीं हूं, मैं भी बता सकता हूं भैया शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समस्या ये हो गई। लेकिन एक्चुअल मेरे मेरे यहाँ पे कितने स्कूल ऐसे हैं, कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं, मैं इनके लिए क्या करूंगा? अगर आज डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टरों को लाने के लिए मेरे पास क्या होगा? ये समस्या तो बाद में भी आएगी।
कईयों का था कि डॉक्टर आते ही नहीं है, पहाड़ों पे चढ़ते ही नहीं है, टीचर आते ही नहीं है, पहाड़ों पे चढ़ते नहीं है। अब टीचर को आपने चुनाव प्रचार में इंक्लूड कर दिया, तो वो तो उन्हीं लोगों का चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं कल को। जो उत्तराखंड की प्राथमिकता क्या है आपके अनुसार? उत्तराखंड की प्राथमिकता अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो समस्या है वो पलायन है। और पलायन के अगर आप कारण देखें, कारणों को अगर जानने का हम प्रयास करेंगे, तो रोजगार प्रमुख है, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य प्रमुख है, और ये रिपोर्ट में भी है और हम लोग भी मानते हैं इस चीज को। तो इसमें रोजगार को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जा सकता है, और वो हमने कहा भी था कि अगर अगर सरकार चाहती है कि इस तरीके से पलायन की समस्या को दूर किया जा सके, और खासकर मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूं भाई जी, फिर से मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूं, पहाड़ों की समस्याओं को दूर करने के लिए वन फैमिली वन जॉब आज की डेट में मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। और कई लोग कहेंगे कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी तो दी नहीं जा सकती, तो हम क्या करें? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बात नौकरी की वो नहीं है कि आप एक टीचर के लिए, टीचर के माफिक हैं या फिर डॉक्टर के माफिक है, आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी देनी है। नहीं, जो आपको लगता है कि उत्तराखंड में एक मिनिमम एक, नहीं नहीं, चुनाव प्रचार भी करते हैं भाई जी। हमने देखा हुआ है कि टीचर टीचर लोग जगह 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 जाते थे और करते थे पार्टियों को लेके। हमने देखा हुआ है, शायद मैं ये कह सकता हूं कि शायद आपके एरिया में नहीं होगा, लेकिन मेरे एरिया में तो इस प्रकार से होता है। किस चीज की योग्यता कैसे तय होगी? किस चीज की योग्यता? नहीं नहीं, जो जो मैं जॉब की बात कर रहा हूं दीपक भाई, जॉब के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो है सोशल वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत। मतलब हम एक परिवार का मानते हैं कि एक परिवार की मिनिमम जो आय होनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि मिनिमम आपका इनकम सर्टिफिकेट दीजिए, ऐसे परिवार का मिनिमम एक आय होनी चाहिए। अगर उस आय के अंतर्गत नहीं आता है, तो गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि इस परिवार की कम से कम इतनी आय हो। और उस आय को देने के लिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको फ्री देना है, उसके लिए आपके पास काम होना चाहिए। और काम क्या होना चाहिए, इसके लिए भी हमने एक डॉक्यूमेंट बना के, प्रपोजल बना के हमने सरकार के सामने रखा था कि आप इन इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं और इन पे काम कर, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात आती है कि उसके लिए पेन लेना पड़ेगा। अब वो पेन कौन ले? यहाँ पे बॉबी सिंह हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज लिख दिया विधानसभा। दीपक जोशी जी, नहीं, जो जो योग्यता, जो हम नौकरी की बात कर रहे हैं ना भाई जी, वो नौकरी वो वाली नहीं है। वो नौकरी उसकी वाली नहीं है कि भैया ये आईटी का काम कर सकता है, ये मैनेजमेंट का काम कर सकता है, ऐसी वाली नहीं है। ये हम बेसिक जॉब की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति उस काम को कर सकता है, लेकिन काम करने वाला होना बहुत जरूरी है। आजकल तो मतलब आपके पास योग्यता बहुत बड़ी है लेकिन काम नहीं कर रहे, तो उसका भी क्या करना है? तो हमारा प्रयास ये है, बेसिकली अगर इस चीज को आप कर दे, सिक्किम सिक्किम राज्य में भी तो इस तरीके का इंप्लीमेंटेशन है, सिक्किम राज्य में भी है। उन चीजों को हम देख सकते हैं, उन चीजों के साथ वैलिडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चैलेंजेस, वो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके पास जो भी आप चैलेंज आप बता रहे हैं, ये ऑलरेडी उन चैलेंजेस को उन्होंने देख लिया होगा, फेस कर लिया होगा। और अगर आप देखेंगे कि दिनेश भाई ने एक बार सिक्किम राज्य के आईएएस ऑफिसर से बात करी थी, और उन्होंने कितनी अच्छी बात करी थी। और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप देखें, वन फैमिली वन जॉब, वन फैमिली वन जॉब, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका भी सपना है। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखिए, ढूंढिए वन फैमिली वन जॉब, तो नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि मैं पूरे देश में, वो कह रहे हैं एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश में इस चीज को इंप्लीमेंट कर सके हम। जी जोशी जी, हमने जनता के सामने मतलब अपनी ओर से बहुत बार रखा है, और हमने ये भी कहा कि जिसको भी डिटेल में चाहिए, जिसको भी ये प्रपोजल का डॉक्यूमेंट देखना है, वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उनको दे देंगे। ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने तो कोशिश भाई जी अपनी ओर से पूरा किया है। मैंने बताया ना कि हम कभी भी इस तरीके का काम नहीं करते कि मैं पीछे पीछे कुछ काम कर रहा हूं, जनता को पता नहीं। हम पब्लिकली दिखाते भी हैं, करते भी हैं, कोशिश करते हैं अपनी ओर से जितना संभव हो सके, जितना भी प्रयास हो सके। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हो सकता है मैं भूल गया हूं, लेकिन इंटेंशन कभी नहीं रही भाई जी, इंटेंशन कभी नहीं रही कि मैं छुपा के कोई काम करूं। और छुपा के जिनके लिए मैं काम कर रहा हूं उनके लिए तो पता होना ही चाहिए, जिनके लिए कोशिश कर रहे हैं लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने ये काम किया है, हमने ये प्रयास किया है। हमने
मुख्यमंत्री जी जो भी उस समय मतलब जो भी अधिकारी लेवल पे जिस स्तर पे हमें बात करनी चाहिए, कौन से विभाग को ये चीज जानी चाहिए, हमने सबको ईमेल भी करे, डॉक्यूमेंट भी भेजा, अपनी ओर से जो प्रयास कर सकते थे। और इन अपने मांगों को लेके हमने विधायकों, मंत्रियों, सबको विधानसभा स्तर पे भी हमने बात कर रखी थी। केवल यही नहीं है कि लोकसभा, सॉरी, अपने राज्यसभा ही नहीं, बेसिकली विधानसभा स्तर पे भी जो हमारे राज्य से राज्यसभा में गए होंगे उन लोगों से भी हमने संपर्क किया था, अपनी बात रखी थी। बाकी मैं उम्मीद करता हूं भाई लोगों, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन चंद्र ढोंडियाल जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का भी। और जो भी साथी सुन पाए, मैं पुनः कहना चाहता हूं, देखिए तोड़ने वाले तोड़ते रहेंगे, लेकिन हमें जो रेस करनी चाहिए, कंपटीशन की रेस बहुत अच्छी है, कंपटीशन कीजिए, अच्छा लगेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, हो सकता है हमारी भी गलतियां हो, काम करते करते गलतियां होंगी, काम करेंगे, गलतियां भी आएंगी, ठीक भी होंगे, लेकिन हमें ये इस स्तर पे सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार गलत हो गया तो अब नहीं जी, या फिर इस बंदे ने तो गलत कर दिया, अभी करने वाला ही नहीं। हमसे जो गलतियां होंगी, हो सकता है दूसरा वो गलतियां ना करे, तो हेल्थी कंपटीशन रहे। अगर ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये 4 पे काम कर रहे हैं, हम 5 पे काम करें, ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम इस क्षेत्र में काम करें, लेकिन काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ही तो है, अच्छा ही तो है कि सारी सारी जिम्मेदारी एक टीम या एक संगठन पे नहीं, अलग अलग संगठनों पे अपनी अपनी जिम्मेदारी रहेंगी, और अच्छे तरीके से काम कीजिए, क्या दिक्कत है। अनुच्छेद 371 के मुद्दे पर चुनाव हो, जैसा लॉलीपॉप हमें पकड़ाया वैसा ही 14 मार्च को लॉलीपॉप चूस देना चाहिए। जगदीश चंद्र अधिकारी जी क्या बताएं, ये सब चीजें जनता को समझनी पड़ेगी कि किस प्रकार का है, क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली हम कह तो रहे हैं कि कुछ करनी, कुछ कर तो कुछ देवता कुछ करो। अब कोरोना जो आया उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जितना भी प्रयास सरकार की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से, वन की टीम ने, अलग अलग संगठनों ने, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। कई लोग केवल उंगलियां उठाते रहे, कई लोगों ने काम किया। तो बहुत चीजें होती हैं, बेसिकली ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो स्ट्रीमलाइन और अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। लेकिन अच्छे तरीके से करने के लिए हमें सिस्टम में, हमें चीजों को समझना पड़ेगा। हम जब उस लायक बन पाएंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे आगे। जी, मैं माफी चाहता हूं सभी साथियों से, एक्चुअली मेरा कुछ और आगे भी शेड्यूल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।